बेहतरीन चीजों को हम देखेंगे। चलिएगा, एक बार पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि उर्वशी किसकी रचना है। पहला क्वेश्चन तो यही पर बन जाएगा कि उर्वशी एक है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। उर्वशी क्या है? बात आती है कि नाटक है, महाकाव्य है, कहानी है, वृत्तांत है, यह भी बताएंगे। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। याद रखिएगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित क्या है, एक काव्य नाटक है। तो यहां पर पता चला है कि उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की तो है, लेकिन नाटक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं बेटा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। 1972 में इस पुरस्कार को दिया गया। बोलो राइट ना दोस्तों। और रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, हाँ, हिंदी का एक कहीं ना कहीं राष्ट्रकवि, जो द्वितीय राष्ट्रकवि की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निर्णय में उपसर्ग क्या होगा। अगर उपसर्ग की व्याख्या हम करते हैं तो उपसर्ग को कहा जाता है प्रीफिक्स कहा जाता है बेटा। इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स कहा जाता है, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है, उपसर्ग होगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री माने क्या होता है पहले, और फिक्स माने क्या होता है जो शब्दों के आगे पहले फिक्स होता है, वही उपसर्ग कहलाता है, जिसको कह दिया गया प्रीफिक्स कह दिया गया। यानी शब्द में अगर देखा जाए, निर्णय में पहले, निर्णय में पहले, मुझे लास्ट से मतलब नहीं है, निर्णय में पहले में या तो नी होगा या तो फिर निर होगा, और निर होगा तो यहां आधा जो है रा होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। और इसी का एक उल्टा होता है दोस्तों, जिसको प्रत्यय कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है, जो हमेशा पीछे फिक्स होता है, पीछे लगता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है, एक लॉजिकल और एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो एग्जाम में ट्रेंड होता है। बहुत सुंदर। चलिए मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपके स्क्रीन पर है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, तदभव तत्सम संकर क्या शब्द होते हैं ये भी जान लीजिएगा। विसर्ग दोस्तों है क्या, विसर्ग को इस सिंबल से यहां पर रिप्रेजेंट मारते हैं। विसर्ग क्या है, विसर्ग मैंने आपको बता दी, जिस तरीके से आप कहते हो निरोग में, या आप कोई भी जैसे मनोकूल है तो मनहाधन है ना, इस तरीके से अगर कोई शब्द है तो मैंने रख दिया। निश्चय में निधन, इस तरीके से कोई शब्द है तो मैंने रख दिया। फिलहाल विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, संकर शब्दों में नहीं होता है। रीजन क्या है, संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं के मेल से बनते हैं। राइट ना दोस्तों। रीजन यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये शुद्ध शब्द नहीं होते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम होते हैं, जहां पर विसर्ग का प्रयोग हो सकता है लेकिन संकर में नहीं हो सकता है। जैसे आप रेलगाड़ी की बात कर लो, जैसे आप बमबरसा की बात कर लो, या बहुत सी चीजें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्लास ले रहे बेटा, अब लीजिए, बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा जबरदस्त तरीके से। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है, कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से बुद्धिजीवी कैसे लिखा जाएगा। अगर आप बुद्धिजीवी की बात करेंगे तो यहां कौन से ऑप्शंस गलत कर सकते हो या कर सकती हैं आप। देखिए बुद्धिजीवी में ये जीवी गलत लिखा है। बुद्धिजीवी में आप यहां पर देखिए, बुद्धि ही पहली बात तो गलत है, बुद्धि में आपको धा के ऊपर छोटी की मात्रा होती है, और यहां से ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। यहां से ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो बुद्धिजीवी में हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए वाली वर्तनी सही बैठ जाएगी। बुद्धिजीवी किसे कहा जाता है, जो एक कई लोगों का वर्ग होता है, कई बुद्धिमान लोगों को एक साथ में निकाल कर कह दिया जाता है, एक साथ में अगर उनके ग्रुप्स को कह दिया जाए कि ये बुद्धिजीवी का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहता है पांचवा नंबर, निम्नलिखित में दर्पण का हिंदी अर्थ क्या होगा। आप अपने एग्जाम में जहां हिंदी आ रही है उस क्वेश्चंस को, लेवल को पहचानिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से बेटा आपके आ रहे हैं। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि यहां जो रात्रि 8 बजे हिंदी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑल चैप्टर मॉक टेस्ट होता है। दर्पण का हिंदी अर्थ होता है प्रतिमान होता है। प्रतिमान का मतलब होता है कि जो आप दर्पण में देख रहे हो उसका प्रतिरूप आपको वापस में दिखाई दे रहा है। राइट ना दोस्तों। आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। दर्पण को ही शीशा भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश रूपांतरित में मिरर संज्ञा दी जाती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल अब रोज क्लास होगी, मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है गुरुजी वृंदावन से आ गए। क्या है? गुरुजी वृंदावन से आ गए हैं, वाक्य में कौन सा कारक होगा? कारक की जब भी बात करते हैं तो इसको परसर्ग की व्याख्या दी जाती है। कारक की जब भी बात होती है तो आपको यह देखना होता है कि क्या चीजें कौन से रिलेशन से मैच हो रही हैं। जैसे जैसे आप यहां पर देखिएगा कि से आ रहा है, और से आता है दो चीजों में। एक तो से आपका आ जाता है करण कारक में। करण कारक में जब भी आएगा तो वहां पर साधन के रूप में से यूज होगा। और जब भी दोस्तों अपादान कारक में यूज होगा, क्या अपादान में आपका से यूज होगा, तो वहां पर सेपरेशन अलगाव के लिए यूज होगा। अब यहां पर मुझे बताइए कि क्या अपादान है? नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें करण करण कारक मारना पड़ेगा। रीजन ये है कि यहां पर से साधन के रूप में यूज हो रहा है, जहां पर आंसर करण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत सारा प्यार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। देखिएगा, आपसे कहता है, क्या है? आपसे कहता है दोस्तों, तरणी और तरणी शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? आपको दो चीजें मैं बताता हूं, सिंगल वे में भी पूछ सकता है, सिंगल वे में पूछ सकता है। हम ये कहते हैं कि तरणी का मतलब क्या होता है? तरणी का मतलब दोस्तों होता है क्या? तरणी का मतलब होता है नाव जो तारने वाली हो, एक किनारे से दूसरे किनारे से आपको ले जाए, दूसरे किनारे तक आपको ले जाए, तार दे, है ना। हम कहते हैं ना, भगवान हमारी नैया पार लगा दे, और उस नैया को नाव की संज्ञा दी जाती है जिसमें बैठकर हमारे जीवन को पार लगाया जाता है एक ईश्वर के द्वारा। यहीं पर बात कर रहे हैं कि तरणी का मतलब होता है जो नाव, जो नदी और समुद्र में चलती है। एक तरणी का मतलब होता है सूर्य होता है, जो सूर्य का संज्ञा दी जाती है दिनकर, और जिसको इंग्लिश रूपांतरण में कहा जाता है शनि, और एक और नाम होता है रवि भास्कर, है ना। तो फिलहाल आंसर हमारा ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 8 नंबर, आपको जवाब देना है सबके लिए बेटा। नंबर नेक्स्ट, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? पुराण की बात अगर हम करें, हाँ, पुराण की अगर हम बात करें बेटा, तो पुराण को अगर हम प्रत्यय लगाने से, एक अगर देखिए, एक पुराण है और पुराण में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे, हमेशा प्रत्यय पीछे लगता है, आपको पता है ना। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो पुराण के पीछे ही लगाएंगे, और ये बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है? ये बन जाता है पौराणिक, बन जाता है क्या? पौराणिक बन जाता है। और जब पौराणिक बन जाता है तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन हमारा लॉक हो जाएगा, 8 नंबर का सी फॉर चेन्नई लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कोई बात नहीं। अगर नेटवर्क आ रहा है बेटा तो आप नेटवर्क से ले लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, शाम का नेटवर्क बड़ा खराब होता है ना, चाहे आप शहर से हो चाहे आप गांव से हो। तो एक बार अपना डिस्ट्रिक्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में जुड़ने से पहले जितने नए बच्चे हैं वो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, बाद में भी देख देख सकते हो, दसमुख और दशानन। देखिए 9 नंबर की व्याख्या अगर मैं करता हूं तो समास की बात करें तो समास होते हैं 6 प्रकार के, और समास की जब भी बात होती है, बहुब्री, कर्मधारय, अव्ययी, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष, ये होते हैं ना। अब यहां पर 6 प्रकार समास होते हैं। समास की मैंने बात करी, समास का जो मतलब होता है वो संक्षेप होता है, संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। समास की जब भी बात होती है, जब भी कोई भी शब्द आए तो उसके अर्थ निकाल कर देखो, अगर कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, कोई सेकेंड नियम आपको यहां पर रिलेट हो रहा है, तो बहुब्री समास हो जाएगा। दसमुख यानी कितने मुख है? 10। दशानन, यहां आनंद का मतलब भी मुख है, दोनों एक ही शब्द है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, बहुब्री समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। आपसे कहता है छलिया में प्रत्यय, आपको लॉक करना है कि भाई छलिया में प्रत्यय क्या होगा। मेरे लाल, जब भी आप प्रत्यय की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर लास्ट में लगता है, तो या हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं, राइट ना दोस्तों। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम ना सुना हो। अब आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी वाक्य अगर डिपेंड रहता है, कोई भी वाक्य अगर एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, जैसे कि वह कौन सा व्यक्ति है। अब यहां पर क्या है कि कोई भी शब्द अगर जुड़ रहा है, जोड़ रहा है किसी सेंटेंस को, जिसने महात्मा गांधी जी का नाम ना सुना हो, मतलब कंडीशंस डाल दी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने,
इस तरीके के वर्ड्स जब आ जाए दोस्तों तो हमेशा याद रखिएगा मिश्र वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जब दो से ज्यादा क्रियाएं हों, दो से ज्यादा कर्ता हो, या एक से अधिक क्रियाओं का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर मिश्र वाक्य आप लॉक करेंगे। वाक्य होते हैं तीन प्रकार के, और यही दोस्तों तीन प्रकार के वाक्य हैं। ठीक है ना, ये संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 12 नंबर। आपसे क्या कहता है, आपको ध्यान देना है। आपसे कहता है व्याकरण भाषा के डॉट डॉट बताता है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्याकरण भाषा के क्या बताता है, नियम बताता है, काम बताता है, या दोनों बताता है। देखिए, आप व्याकरण की बात करेंगे, जैसे व्याकरण में क्या आ सकता है, व्याकरण में मैं आपको ट्रिकी वे में बताता हूं। जिस तरीके से आप कहते हो व्याकरण में मुझे अलंकार पढ़ना है, तो अलंकार पढ़ने के लिए आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट होता है नियम पर आधारित, क्योंकि उसका एक रूल होता है। अगर मुझे किसी किसी का छंद पढ़ना है, तो छंद में हम देखते हैं रोला दोहा सोरठा पढ़ना होता है, तो उसमें एक नियम होता है कि भाई इतनी इतनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 हैं तो हैं, दोहा में 13 11 हैं तो है, सोरठा में 11 13 हैं तो है, राइट ना। नियम है उसका। व्याकरण हमेशा हमें नियम बताता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए फॉर अल्फाबेट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन की तुक्का लगाने में बहुत ही आप जो है माहिर रहते हो, और उस तुक्का का अर्थ भी निकलना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं, क्या है, अगर मैं ये कहता हूं कि तद्भव तत्सम होता क्या है, तो सीधा सा मतलब है तत्सम वो शब्द जो संस्कृत का सीधा शब्द है, संस्कृत का शुद्ध शब्द है। तद्भव वो शब्द बेटा जो संस्कृत से उद्भव हुआ है, राइट ना दोस्तों। यानी इससे जो बना है वो तद्भव है। और देशज वो शब्द जो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से वो शब्द आ गए। जैसे हमने कहा चलनी, आटा छानने वाली। जैसे हमने कहा कि पानी ज्यादा बरस गया, तो हमने कहा हम गिर गए धड़ाम। धड़ाम वो जो वर्ड आ रहा है ना, साड़ी का उड़ना, है ना, फरफर। इस तरीके के, जिस तरीके के जो वर्ड हैं, जैसे जूता की बात कर लो, खिड़की और खिचड़ी, जितने भी साउंड हैं वो देशज हैं। विदेशज वो शब्द होते हैं जो हमारे देश के नहीं है। फिलहाल यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर पुष्प का क्या होता है, तो पुष्प का मतलब समझते हो कि कुसुम हो सकता है, फूल हो सकता है। अमूल्य एक संस्कृत का शब्द है, ये भी हो जाएगा। इसका अमूल्य का अमोल हो सकता है ना। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। जवाब देना है कि आंसर क्या होगा। ए ओ औ, ये कौन से स्वर हैं। 14 नंबर का जो आंसर होगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये संयुक्त स्वर है। जहां पर दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। आपको पता है ना। आप ये बताइए मुझे कि ए कैसे बनेगी। हाँ, एक ए का जो निर्माण है वो कैसे बनेगा। बहुत सुंदर। चलो भाई बताओ, ए का निर्माण दो शब्दों से बनता है, दो वर्णों से बनता है, आप बताइए। लॉक कीजिएगा। ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है किस क्रम में आ उपसर्ग है, उपसर्ग जो पहले लग जाए। अब यहां पर तीन ऐसे ऑप्शन हैं जो तीन में आपका कोई भी उपसर्ग ए का आ का नहीं होगा। अब यहां पर देखिएगा अनन्य, अगर मैं इसको आधन नन्य कर देता हूं तो मतलब यहां पर नन्य का कोई मतलब होता नहीं, तो मतलब इसमें नहीं है, मतलब भी निकलना चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर हम आधन निर्वाच्य कर देते हैं तो निर्वाचन तो सुना है लेकिन यहां पर आपका नहीं होगा। अनिद्रा तो सुना है, अनिद्र नहीं होगा, लेकिन यहां आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अनैतिक में आधन करोगे और नैतिक हो जाएगा, तो नैतिक का मतलब भी निकल रहा है। कुल मिलाकर जिन शब्दों का मतलब निकले और उसके उपसर्ग की बात करें आगे आ जाए तो वही शब्द हमारा सटीक बैठता है। क्लियर है, आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जो संविधान के प्रतिकूल हो। अब देखिए, एक होता है संविधान के अनुकूल, एक होता है संविधान के अनुकूल, जिसको कहा जाता है संवैधानिक। क्या कहा जाता है बेटा, संवैधानिक कहा जाता है। जो अनुकूल हो, मैं फिर से कह रहा हूं, जो क्या हो, अनुकूल हो। जो अनुकूल होगा वो संवैधानिक कहा जाएगा, जो प्रतिकूल होगा वो असंवैधानिक कहा जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है, तो ठोकिए, बताइए आंसर क्या हो सकता है।